तो आगे शुरू करें, सेट्स वाला पार्ट है ना। टाइप्स ऑफ सेट्स में अपन ने पढ़ लिया था, कौन सा वाला पढ़ा था लास्ट में? नल सेट, एम्प्टी सेट है ना, ये पढ़ा था ना कल लास्ट टाइप्स ऑफ सेट्स में। नाउ टाइप नंबर 2 है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब अ सेट having only one element is called a singleton set. जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, एग्जैक्टली वन, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम नहीं। जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है वो तो नल सेट हो गया, है ना, कल जो पढ़ा था। और जिसमें सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा, वो सिंगलटन सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं एक ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो कौन सा नंबर ऐसा होता है जो इवन भी हो प्राइम भी हो? तो ओनली टू। टू इज ओनली द नंबर विच इज इवन एज वेल प्राइम। तो एक ही सिंगल एंट्री इसमें आएगी, ओनली वन। ए इज इक्वल टू सिंगल एंट्री 2 इसमें ऐड होगी बस। तो इसलिए ये सेट क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो। जिसमें सिंगल एंट्री होती है वो सिंगलटन सेट होता है। या फिर जैसे अपन ने लास्ट सेट पे नल सेट में पढ़ा था, मान लेते हैं एक सेट बी अपन ने यहाँ लिखा, जिसमें कर्ली ब्रैकेट लगाया और ये एक सिंबल लगा दिया, क्या ये नल सेट है? नहीं, इट इज नॉट अ नल सेट। नल सेट तब होता है जब ये सिंबल नहीं हो, ब्लैंक हो बिल्कुल। तो अब क्या ये सिंगलटन सेट है? यस, इट इज अ सिंगलटन सेट। काउंट करने पे इसमें एक एंट्री है, सिंगल एंट्री है, वो भी सिंगल एंट्री, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो कोई सिंबल हो, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल हो। जैसे अपन ने बोला सी, जिसमें हमने एक सिंगल लेटर कोई भी डाल दिया, मान लो ई लिख दिया, सिंगल लेटर, तो ये भी एक सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये लिख लो आप डेफिनेशन ऑफ सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है एग्जैक्टली, उसको सिंगलटन सेट। टाइप नंबर 3, दैट इज फाइनाइट सेट। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, काउंटिंग हो जाए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। A set having finite number of elements is called a finite set. It's called a finite set. काउंट करने पर जिसमें फाइनाइट नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ अपन ने मान लेते हैं नंबर्स लिख दिए ए में 1 2 3 4 5, ये एक फाइनाइट सेट हो गया। काउंट करने पर 5 एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर। बी, जैसे बी में अपन ने कुछ अल्फाबेट्स वॉवल्स लिख दिए ए ई आई ओ यू, ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। जैसे सी, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, मान लेते हैं गुड। तो ये भी फाइनाइट हो गया क्योंकि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट आउट होंगे। लिस्टिंग करने पर एक तो जी आएगा, एक ओ आएगा, एक डी आएगा। रिपीट करते नहीं अपन किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट, तो एक जी आएगा, एक बार ओ आएगा, एक बार डी आएगा। ये सारे फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हुए। और इसी में एक डेफिनेशन है, वो भी लिख लो इसमें साथ में, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, the number of elements, काउंट करने पर the number of elements in a set
is called its cardinal number. Its cardinal number, and it is denoted by n ब्रैकेट में a. कार्डिनल नंबर काउंट करने पे कितने एलिमेंट्स है उसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, और n ब्रैकेट में जो भी सेट का सिंबल है वो लिखते हैं. a है तो a, b है तो b, c है. जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में अपन देख रहे हैं, सेट a में 5 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ a इज इक्वल टू 5 लिखेंगे. शॉर्ट में पढ़ेंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू 5. b में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसको n ब्रैकेट में b इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखेंगे. c में हमने देखा 3 एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ c इज इक्वल टू 3 ऐसे लिखेंगे. ठीक है, तो हाँ 1 भी हो सकता है जिसमें सिंगल एलिमेंट हो. जैसे मान लो एक सेट d है जिसमें सिंगल नंबर 2 है, तो हम बोलेंगे n ऑफ d इज इक्वल टू 1. जो नल सेट है, जैसे कोई मान लेते हैं e इज इक्वल टू 5 नल सेट, तो हम बोलेंगे n ऑफ e इज इक्वल टू 0. एक भी एलिमेंट नहीं है तो 0, सिंगल एलिमेंट है तो 1. जितने एलिमेंट्स है काउंट करने का. इनफाइनाइट होगा तो उसके लिए लिख नहीं सकते. फाइनाइट के लिए ही कार्डिनल नंबर डिफाइंड है ओनली. ठीक है, इनफाइनाइट के लिए कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो हो ही नहीं सकते. ओके, तो ये दो लिख लो आप डेफिनेशन है ना. फाइनाइट सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है. फोर्थ नंबर, इनफाइनाइट सेट, जिसमें काउंट नहीं किए जा सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं. अ सेट हैविंग infinite number of elements is called an infinite set. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. 3 डॉट्स लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं एंड सो ऑन. 3 डॉट्स लगाते हैं. 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया. इवन नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया 2 4 6 8 एंड सो ऑन. इवन नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया ये. ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया C इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. जिसमें भी अप टू इंफिनिटी यानी डॉट डॉट लगेंगे वो सारे इनफाइनाइट सेट में जाएंगे. ठीक है, सिंपल है. इनफाइनाइट सेट तो जिसमें काउंट नहीं किए जा सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं. नाउ टाइप नंबर 5, इक्वल सेट्स. दो सेट इक्वल कब होंगे, 2 सेट्स A and B are said to be equal sets. Said to be equal sets if all the elements of set A, the elements of set A belongs to set B, and all the elements of set B belongs to set A. A के सारे एलिमेंट B को बिलोंग करते हैं और B के सारे एलिमेंट A को बिलोंग करते हैं, तो दोनों सेट्स को हम बोलेंगे इक्वल सेट्स हैं. देन द सेट्स A and B are said to be equal sets.
said to be equal sets and denoted by सिंपल इक्वल लगा के ए और बी ऐसे इक्वल लगा के लिख देंगे। सिंपल इक्वल होंगे तो दोनों के बीच इक्वल का साइन लगा देंगे। तो दो सेट्स इक्वल होंगे कब? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स और बी सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर वाले यही हो या चेंज भी हो सकता है, 3 4 5 1 2 ऐसे भी हो सकता है, एग्जैक्टली सेम। काउंटिंग करने पे 5 एलिमेंट्स, काउंटिंग करने पे 5 एलिमेंट्स। इसके अलावा डिजिट बिल्कुल सेम, 1 का 1 2 का 2 एज इट इज, कॉपी पेस्ट, मतलब जस्ट इसकी कॉपी हुई है। भले ही ऑर्डर कुछ भी हो, पहले कोई भी लिख सकते हो आप, ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए किसी में। तो हमने दोनों को चेक किया तो हमारा रिजल्ट हुआ यस, ए और बी आपस में इक्वल लगा के लिख सकते हो आप, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम, कॉपी हुआ बिल्कुल, तब उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, जैसे और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमने एक सेट यहाँ पे लिखा, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड के अंदर a इज इक्वल टू x सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड गॉड। एक और बी सेट लिखा वर्ड्स के रूप में, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड गुड। एक सेट और बना देते हैं, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड डॉग। क्या ये तीनों सेट्स इक्वल है? यस। देखने में नहीं लग रहे, आपको वर्ड्स डिफरेंट है, लेकिन आपको जब ये चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं तो लिस्ट आउट करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना। एलिमेंट्स लिस्टिंग होंगे, जब लिस्ट आउट होंगे तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं, अभी नहीं लिखा हो सकते। तो अगर हम इसके लेटर्स लिखेंगे तो इसमें 3 लेटर्स आएंगे GOD किसी भी ऑर्डर में। इसमें भी 3 लेटर्स आएंगे क्योंकि O रिपीट हो रहा है तो एक ही बार आएगा, GOD एक ही बार आएगा। और इसमें भी 3 लेटर्स आएंगे, ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखे हैं वैसे DOG। अब तीनों बिल्कुल सेम डिटो एज इट इज है, तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन नाउ देयरफॉर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। इस तरह से डिसाइड करेंगे लिस्ट आउट करने के बाद, है ना, तो मालूम पड़ेगा। वर्ड्स हो सकता है अलग अलग हो लेकिन लिस्टिंग पे सेम हो जाए। ओके, क्लियर? लिख लो, वो आप करके बताना। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, फाइंड द पेयर्स ऑफ equal sets from the following sets. From the following sets, A set है 0 सिंगल एलिमेंट, B सेट है x such that x greater than 15 and x less than 5, C सेट है x such that x minus 5 equal to 0, एक सेट D है, D is equal to x such that x square is equal to 25, और एक सेट E है, E is equal to x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। ये कुछ सेट्स हैं, आपको इन सारे सेट्स को लिस्टिंग करनी है,
लिस्टिंग करने के बाद ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से सेट्स इक्वल है, वो मुझे बताना है सॉल्व करके। चलो करो। देखो जो सेट ए है उसमें तो सिंगल एलिमेंट 0 है ही। अब सेट में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, नल सेट होगा, क्योंकि कोई नंबर अगर 15 से ग्रेटर है तो 5 से स्मॉलर नहीं होगा, और 5 से स्मॉलर है तो 15 से ग्रेटर नहीं होगा। तो बी इज अ नल सेट, या तो ब्लैंक या 5। अब सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सिंगल 5, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। डी सेट में जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 से -5 भी आएगा +5 भी आएगा, 2 एलिमेंट हो गए। लास्ट वाले में जब हम इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करें तो इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर -5x + 3x -15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x -5 प्लस का 3 कॉमन, x -5 इज इक्वल टू 0। तो x -5 x + 3 इज इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यूज हो गई 5 एंड -3। अब क्योंकि आगे लिखा है इंटीग्रल, मतलब इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही सही है इंटीजर से, लेकिन आगे लिखा है पॉजिटिव वर्ड भी लिखा है, पॉजिटिव वर्ड भी लिखा है। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल होना चाहिए यानी इंटीजर होना चाहिए, वो तो है, लेकिन साथ में वर्ड पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए -3 यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हम जब सेट ई बनाएंगे तो ई सेट में सिंगल एलिमेंट 5 ही आएगा। अब हमने चेक किया तो आपको दिख रहा है सी और ई आपस में इक्वल नजर आ रहा है। सी में सिंगल एलिमेंट 5 है, ई में 5 है, बाकी कोई भी इक्वल नहीं है। तो अपना फाइनली आंसर हुआ देयरफॉर सी इज इक्वल टू ई, फाइनल आंसर। ओनली सी इक्वल टू आई ई, क्योंकि एक ही ऐसा है जो पेयर जो इसको सेटिस्फाई करता है। टू सेट्स ए एंड बी, two sets A and B are called equivalent sets if n of A, number of elements in set A is equal to number of elements in set B। काउंट करने पे दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। एंट्रीज डिफर भी कर सकती है, सेम भी हो सकती है। लिस्टिंग में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे मतलब नहीं, काउंटिंग करने पे सेम होने चाहिए एग्जैक्टली। और इनको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय ए, 3 लाइंस बनाएंगे, और बी ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इसको पढ़ 3 लाइंस इक्वल होता है तो इक्वल के लिए 2 लाइंस जैसा सिंबल होता है, और इक्विवेलेंट के लिए 3 लाइंस। ए इज इक्विवेलेंट टू बी पढ़ते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक सेट ए है जिसमें नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 नंबर्स लिखे हुए हैं, और बी सेट है जिसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, अल्फा ए ई आई ओ यू वॉवल्स लिखे हुए हैं। तो हमने जब काउंट किया तो हमने बोला एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए 5 है। बी में भी जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट हो रहे हैं तो उसमें भी 5 है, दोनों में 5 एलिमेंट्स है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट टू बी लिखा जा सकता है। ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं, काउंटिंग करने पे सेम है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एंट्रीज डिफर करती है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दो सेट्स इक्वल होते हैं तो हमेशा वो इक्विवेलेंट होंगे। दो सेट्स अगर इक्वल हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि काउंटिंग पे तो सेम नंबर होंगे ही होंगे। लेकिन अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो सकते हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो एक रूल बना है यहाँ पर कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट equal sets are always equivalent but
इक्विवेलेंट सेट्स मान लेते हैं इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट ऑलवेज इक्वल। दो इक्वल सेट्स हैं तो हम बोलेंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन अगर इक्विवेलेंट है तो जैसा ऊपर वाला एग्जाम्पल है तो वो इक्वल हो भी सकते हैं, नंबर डिपेंड करता है, और नहीं भी होंगे, लेकिन इक्वल सेट्स के लिए तो ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए लाइन। क्लियर ये लाइन? ठीक है, तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स A and B be two sets such that every element of set A, every element of set A belongs to set B. belongs to set B, A का हर एलिमेंट B में है। Then we say that A is a subset of B. Is a subset of B and denoted by A, ये सिंबल और ये B, इसको पढ़ते हैं A is a subset of B। ये सिंबल बनाएंगे इस तरह से, ई के टाइप का ही ऐसे बना दे, ई जैसे बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ। और अगर ए बी का सबसेट नहीं होगा तो क्रॉस करके लिख देते हैं, क्रॉस। जैसे फॉर एग्जांपल ए में मान लेते हैं एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब बी में एलिमेंट इस तरह से हैं, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने देखा ए में जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बी में बिलोंग करते हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो इक्वल तो नहीं है दोनों, लेकिन क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं तो हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ। ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू set B, so that means A is a subset of B। लेकिन B के सारे एलिमेंट A को बिलोंग नहीं करते हैं, बट all the elements of set B does not belongs to set A, बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए तो हो गया बी का सबसेट, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है तो हम बोलेंगे बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये लाइन पूरी बार बार नहीं लिखेंगे, सिंबल्स यूज किया करेंगे। सबसेट होगा तो वो सिंबल, नहीं होगा तो क्रॉस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, वो लिखो, वो है पार्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, फर्स्ट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है और इक्वल तो होता ही है एक दूसरे के। ए सेट ए के इक्वल है, बी बी के इक्वल है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ सी। सेम नंबर होंगे जब सिंबल से एक ही है तो, और क्योंकि ये इक्वल है तो हम यहाँ इक्वल की लाइन भी नीचे लगा देते हैं।
is a subset of A and also equal to A. हाँ हाँ, मतलब आपने जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट, एक सेट A लिखा, एक सेट A लिखा, उसमें आपने कुछ नंबर्स डाल दिए 1 2 3 4 5। अब वापस से A लिखा अपने, तो नेचुरल बात है सेम एज इट इज आएगा। वापस से A लिखा तो 1 2 3 4 5 सेम ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल भी है और एक दूसरे के सबसेट भी है। इसके सारे एलिमेंट इसको बिलोंग भी करते हैं और दोनों आपस में इक्वल भी है। तो क्या हो गया, A इज द सबसेट ऑफ A हो गया। जब दो सेट दो बार लिखते हैं तो नेचुरली वो सेम ही होगा बिल्कुल ही, है ना। तो इसलिए ये अपना एक फॉर्मूला या रूल बन गया, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी B इज अ सबसेट ऑफ B, C इज अ सबसेट ऑफ C। जैसे बोलते हैं ना, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, 5 इज इक्वल टू 5, 9 इक्वल टू 9। इसी तरह एवरी सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ या सबसेट हो गया। क्योंकि ये सबसेट भी और इक्वल भी है, इसलिए सबसेट के लिए भी सिंबल यूज किया और इक्वल का भी लगा दिया, है ना। एक ये रूल हो गया। दूसरा होता है यहाँ पर नल सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ, null set is a subset of every set। null set जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसको सिंबल यूज करते हैं अपन। ये null set is a subset of A, subset of B, subset of C। null set हर सबसेट का सबसेट कहलाता है, चाहे वो सेट A हो, B हो, C हो, कोई भी हो। और तीसरा यहाँ पर पार्ट आया नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 to the power n, 2 to the power n, where n is the, n denotes the number of elements। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके भी हम सबसेट लिखने जा रहे हैं उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो n से डिनोट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, तो बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स इसके बनेंगे, इसके पार्ट्स करो, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। 3 एलिमेंट्स हैं, इनको ब्रेक करते हुए बताओ कितने ब्रेकिंग बन सकती है। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो n की जगह 3 रख दिया, 2 की पावर 3 हो गया, यानी कि 8 आंसर हो गया। 8 सबसेट्स बन सकते हैं। कौन कौन से वो लिस्टिंग करें अगर यहाँ पर, तो बोलेंगे सबसेट्स आर, एक तो सिंगल एलिमेंट 1 हो गया, एक सिंगल एलिमेंट 2 ले लिया, एक सिंगल एलिमेंट 3 ले लिया, एक दो एलिमेंट 1 और 2 ले लिए, दो एलिमेंट 2 और 3 ले लिए, ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, फिर दो एलिमेंट 1 और 3 ले लिए, एक बार तीनों एलिमेंट्स 1 2 3 ले लिए, और एक तो हमको पता है हर सेट का सबसेट है, दैट इज नल सेट, तो होता ही होता है सबका। तो दो तो ऊपर वाली डेफिनेशन से आ गए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बाकी हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंगल एलिमेंट दे दिया, फिर दो एक साथ ले लिए, तो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 सबसेट्स हम बना सकते हैं। क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ 3 रख के आंसर 8 हुआ। लिस्टिंग करने को बोला जाए तो इस तरह से आप लिस्ट आउट, सिंगल सिंगल फिर दो दो, इस तरह से। क्लियर? चलो लिख लो फिर इसको, है ना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है और इक्वल भी होता है खुद के। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है कि अ सेट is equal to itself
then it is called improper subset. improper subset, अगर कोई सेट खुद के इक्वल है तो वो तो सबसेट तो होगा ही होगा, लेकिन वो improper subset कहलाता है। और जितने भी बाकी रिमेनिंग सबसेट्स हैं, that remaining subsets are called proper subsets, and all the other subsets are called, and all the remaining subsets are called proper subsets. जो सेट खुद के इक्वल है वो तो इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, बाकी के सारे रिमेनिंग जितने हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने एग्जांपल लिखा, मान ले ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम यहाँ पे पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स देखें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 2 की पावर n यानी 3 इज इक्वल टू 8 हो गए। दूसरी बात, इन 8 सबसेट्स को लिस्ट आउट करें तो सबसेट्स आर फर्स्ट सिंगल एलिमेंट 1, सिंगल एलिमेंट 2, सिंगल एलिमेंट 3, 2 एलिमेंट एट ए टाइम 1 and 2, 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम 2 and 3, then 1 and 3, then 3 एलिमेंट्स एट ए टाइम 1 2 3, एंड लास्ट में हमेशा एक सबसेट फिक्स है, नल सेट। ये टोटल सारे 8 सबसेट्स हो गए। अब इनमें से एक सेट, केवल एक पर्टिकुलर वन ओनली, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, जो कि इसके इक्वल है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, इसके बिल्कुल इक्वल। इसके इक्वल इस लिस्ट में कौन सा है? ये वाला है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाले सेट के इक्वल है। इस लिस्ट में जो भी सेट ऊपर वाले गिवन सेट के इक्वल होता है उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट में केवल एक सेट ये आएगा, और बाकी के जो रिमेनिंग सबसेट्स हैं वो सारे जाएंगे प्रॉपर सबसेट्स की लिस्ट में। प्रॉपर सबसेट्स की लिस्ट में सिंगल 1, सिंगल 2, सिंगल 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड नल सेट। रिमेनिंग सारे सबसेट्स प्रॉपर सबसेट है। तो हमेशा किसी भी सेट में इम्प्रॉपर सबसेट केवल एक होगा, ओनली वन, जो कि इसके इक्वल होगा, और रिमेनिंग जितने बचेंगे वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट तो हमेशा वन होगा, और प्रॉपर सबसेट्स ऊपर वाले फॉर्मूले से जो निकला उसमें से 1 माइनस कर दिया जाए, क्योंकि वो एक हटा दिया जाए, यानी कि 2 की पावर इस एग्जाम्पल में 3 माइनस 1 दैट इज 7। काउंटिंग कर लो, 7 मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए टोटल सबसेट्स बताओ तो 2 की पावर n। अगर आपसे पूछा जाए इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, ओनली 1। ये बताओ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 7। 2 की पावर n करके जितना आएगा उसमें से 1 माइनस करके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, टोटल सबसेट्स बताओ, 2 की पावर 5 कर दो, 2 की पावर 5 कर दो, 32 हो गया, टोटल सबसेट्स हो गया। इम्प्रॉपर सबसेट बताओ, 1, ओनली 1, एक ही होगा हमेशा। और प्रॉपर सबसेट्स बताओ, 31 हो जाएंगे। ये अपना रूल है, ठीक है। 4 एलिमेंट्स अगर है मान लो, तो टोटल सबसेट्स तो 2 की पावर 4 यानी 16 हो गए। इम्प्रॉपर सबसेट एक होगा और प्रॉपर सबसेट 15 हो जाएंगे, 16 माइनस 1, ठीक है। ये अपनी दो तरह की कैटेगरी है सबसेट्स में, एक इम्प्रॉपर कहलाता है, एक प्रॉपर कहलाता है, ठीक है। क्लियर? इम्प्रॉपर कितने होंगे, कौन सा होता है, प्रॉपर कितने होंगे, कौन सा होता है, टोटल कैसे लिखते हैं, सब क्लियर। ये लाइन चलो लिखो। If A is a subset of B, A is a subset of B, A के सारे एलिमेंट B में है, A B का सबसेट है,
then B is called a superset of A. A तो B का सबसेट है, लेकिन B के बारे में बात करें तो B क्योंकि A को कंटेन करता है, बड़ा सेट है, तो B को हम सुपीरियर यानी सुपर सेट बोलते हैं। A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो A तो B का सबसेट है, यानी इसको लिखेंगे A is a subset of B. That implies B is, उल्टा खाएंगे, B की तरफ जाएंगे तो B से शुरू करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ते सुपर सेट। इसका मतलब हो गया A is a subset of B, is a subset of B. That implies B is the superset of A. इसको पढ़ेंगे सिंबल को सुपर सेट। B is the superset of, जो सेट बड़ा है, जो कंटेन कर रहा है, वो सेट को सुपीरियर के हिसाब से सुपर सेट बोलते हैं, और उसके लिए सिंबल ये उल्टा ये ला देंगे। ठीक है, ए के लिए तो क्लोज हो गया, सबसेट का होगा तो बी के लिए ओपन टाइप का हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। जैसे अपने पास ऑब्जेक्टिव आते हैं मोर देन वन, अब उसमें लिखा हुआ है पहला ऑप्शन ए इज द सबसेट ऑफ बी, दूसरा ऑप्शन बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, तो दोनों करेक्ट हो गए। मोर देन वन में ए भी सही, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, क्योंकि दोनों एक ही बात है, एक दूसरे के कंक्लूजन है। दैट इम्प्लाइज दैट, तो मोर देन वन करेक्ट होगा तो दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट स्टेटमेंट। ए के बारे में आपसे कमेंट पूछा जाए भाई ए क्या है, बी के रेस्पेक्ट में बताओ, तो आप बोलोगे सबसेट है। बी के बारे में कमेंट करो ए के रेस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे बी सुपर सेट है। ठीक है, दोनों एक ही बात को है। ओके, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है इफ A is a subset of B and B is a subset of A। जैसा कि इक्वल सेट्स की डेफिनेशन थी, टू सेट्स A and B are said to be equal sets if all the elements of set A belongs to set B and all the elements of set B also belongs to set A। तो A is a subset of B, B is a subset of B, A that implies, बिल्कुल कॉपी हो गए, एक जैसे हो गए, तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू बी होगा। इक्वल सेट्स होने के लिए, प्रूफ करने के लिए ये कंडीशंस हो गई दो। अगर हमको प्रूफ करना है A और B इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, A को B का सबसेट चेक करेंगे, यानी उसको देखेंगे A के सारे एलिमेंट B में है कि नहीं, और B को A का सब चेक करेंगे, तो दोनों इक्वल नजर आएंगे हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने A सेट में एलिमेंट डाल दिए, मान लो 1 2 3 4, अब हम कह रहे हैं बी ए का सबसेट है, यानी कि बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, या ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करने चाहिए। तो जब मैं बी लिखना शुरू करूं तो नेचुरली मेरे को 1 2 3 4 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने ए में लिखा है वो बी में लिखना पड़ेगा सबसेट के कारण। तो बी मैंने लिखना, तो बी में मुझे 1 2 3 4 तो लिखना ही है, लिख दिया। अब मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा एंट्री अगर मैं कर दूं, मान लेते हैं मैंने इसमें 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिए 5 and 6, और अब मैं ये कह रहा हूं कि B इज अ सबसेट ऑफ ए बी है, तो अभी तो है ही नहीं, क्योंकि B में 5 6 है, इसमें नहीं है। लेकिन आपको करना है, B को A का सबसेट बनाना है, तो कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, 5 6 डालने पड़ेंगे इधर। तो जैसे ही आपने यहाँ 5 6 लिख दिया, तो अब आप देख सकते हो दोनों सेट बिल्कुल सेम हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है, तो कंक्लूजन A और B सेट आपस में इक्वल भी हैं। हाँ, सुपर सेट हो जाता, बिल्कुल। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 होता और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होता, तो हम कहते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, बट B इज अ सुपर सेट ऑफ A एंड A इज नॉट इक्वल टू B। ये सारे कंक्लूजन निकाल देते। जैसे हम एक और यहाँ पहले एक एग्जाम्पल ले लें, मान लेते हैं A में अपने पास 1 2 3 4 है, और B में हमारे पास मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो हमारे पास डिफरेंट कंक्लूजन क्या हुए, पहला A इज अ सबसेट ऑफ B, दूसरा
B is not a subset of A. तीसरा, B is the superset of A. चौथा, A is not a superset of B, A के रिस्पेक्ट में. Now fifth, A is not equal to B, दोनों इक्वल भी नहीं है क्योंकि सेम नहीं है. सुपरसेट, ये साइन आएगा. इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ बी. ये सारे कंक्लूजन है डिफरेंट. अगर आपसे पूछा जाए ए के बारे में बताओ भाई सबसेट है कि नहीं, आप बोलोगे यस. आपसे पूछा जाए ये बताओ ए बी का सुपरसेट है क्या, नो. क्या ए और बी इक्वल है, नो. अब बी से शुरू करते हैं. क्या बी ए का सबसेट है, नो. क्या बी ए का सुपरसेट है, यस. तो जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना. अब इसमें अगर 5, 6 होते यहाँ पर, तो उस केस में क्या होता, मान लेते हैं अपन यहाँ एक एग्जाम्पल ले लें. ए सेट में आपने डाल दिया 1 2 3 4 5 6. बी में भी आपने लिख दिया सेम नंबर 1 2 3 4 5 6. ऑर्डर चाहे सेम रखा. अब आपसे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो. पहला, A is a subset of B, yes. दूसरा, B is a subset of A, yes. तीसरा, A is the superset of B, yes. B is the superset of A, yes. A is equal to B, yes. अब सब कर ली, सब हो जाएगा. सब इक्विवेलेंट सेट्स की बात करूँ तो यस, A is equivalent to B भी होगा. काउंटिंग पे सेम, सारे यस हो जाएंगे. अब जैसा आपसे, क्योंकि बिल्कुल सेम है, इक्वल है तो इक्विवेलेंट तो हो गए. ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट हो गया. बी के सारे एलिमेंट ए में जा रहे हैं तो बी ए का सबसेट हो गया. क्योंकि ए इसके सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है अपने में, तो ए सुपरसेट हो गया बी का. और बी जो है वो ए के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है तो बी सुपरसेट हो गया. तो सबका आंसर यस हो गया. फिर तो जब सेम है तो बिल्कुल ही तो है. अब बोलो क्या डाउट. हाँ, हाँ, नहीं हटा सकते हैं ना. अगर मान ले मैंने यहाँ से 5 6 हटा दूंगा तो यहाँ भी 5 6 हट जाएगा. यहाँ 5 6 डाल दूंगा तो यहाँ भी 5 6 डालना पड़ेगा. क्योंकि मुझे क्या करना है, ये लाइन पूरी करते हुए एग्जाम्पल लिखना है. एक ऐसे 2 सेट लिखने हैं जिसमें ए के सारे एलिमेंट बी में चले जाएं और बी के सारे एलिमेंट ए में चले जाएं. तो या तो मैं क्या करूं, इधर 5 6 अगर डाल दिया तो इधर भी लिख दूं, या फिर इधर से 5 6 हटा दूं और उधर से भी 5 6 हटा दूं. दोनों एक ही बात है. केवल 1 2 3 4 भी लिख सकते हो आप दोनों जगह, तब भी ये सारे कंक्लूजन मिलेंगे. तब भी अपन ये लाइन लिख सकते हैं. बिल्कुल सेम एंट्री होनी चाहिए. तब ए बी का सबसेट हो गया, बी ए का सबसेट हो गया, दोनों इक्वल भी हो गए. सारी कंडीशन हो गई. क्लियर सब चीजें, सारी बात, डाउट क्लियर सारा. लिखो फिर. कभी कभी अपने को लिखना पड़ता है कि x की जो वैल्यूज हैं 2 से लेके और 9 तक है. तो 2.1 भी आता है, 2.7 भी आता है, 3.5 भी होता है. बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. तो सारे लिख तो सकते हैं, नहीं लिस्ट तो कर नहीं सकते उनको. तो उनको लिखने के कुछ तरीके होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं. कैसे, फर्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल, अगर हम बोलते हैं x की वैल्यूज 2 से लेके 9 तक है. अब ये तो क्लियर हुआ नहीं कि 2 से 9 तक है मतलब 2 भी इंक्लूड है, 9 भी इंक्लूड है, या केवल बीच के नंबर से क्या हैं. तो उसके लिए अगर हम मैथमेटिकल बात करें, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सपोज, लेस देन इक्वल टू सपोज 5, तो पूरा स्टेप लिखने की जगह सिंबल्स यूज कर लेते हैं. इससे क्या क्या क्लियर हुआ कि x की वैल्यूज 2 हो सकती है, 2 हो सकती है, यस हो सकती है क्योंकि इक्वल लगा है. क्या x की वैल्यू 5 हो सकती है,
यस हो सकती है, और 2 से 5 के बीच में कोई भी रियल नंबर 2.1, 2.2 कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब है x की वैल्यू इंक्लूडिंग 2 है, 2 हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और बीच के जितने नंबर्स हैं वो भी सारे हो सकते हैं। अगर हम इन नेचुरल नंबर्स की बात करें कि साथ में x नेचुरल नंबर भी है मान लेते हैं, तो जब हम इसको लिस्ट आउट करेंगे इसमें 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यही नंबर्स आएंगे। 2 तो आएगा ही आएगा क्योंकि इक्वल है, 5 भी आएगा इक्वल है, और बीच के जो नंबर्स नेचुरल नंबर है वो आ जाएंगे। ये सारे नंबर्स हो गए इसके अंदर, इसका मतलब ये हो गया। इसको हम अब ऐसे डिनोट करते हैं, x बिलोंग्स टू, जैसे अपन ने देखा बिलोंग्स टू, फिर एक ब्रैकेट हम ऐसे लगाएंगे स्क्वायर टाइप का, इसमें 2 लिख दिया, कॉमा लगाया, 5 लिख दिया, पहले स्मॉल नंबर बाद में ग्रेटर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 5,2 नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, और इसके लिए इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे स्क्वायर टाइप का। तो अब बार बार आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस ब्रैकेट का मतलब हो गया क्लोज इंटरवल कहलाता है, इट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। इसका मतलब हो गया 2 और 5 इंक्लूड है। जब भी आपको ऐसा सिंबल लगे तो आप समझ जाओ 2 अलाउड है, 5 भी अलाउड है, और बीच के नंबर्स भी अलाउड है। ये दोनों एक ही बात है, इसको ऐसे लिखना है। नंबर लाइन की बात करें अगर हम, तो नंबर लाइन पे आपको पता है यहाँ पर कहीं 2 हो गया मान लो, यहाँ पर कहीं पे आगे जाके 3, 4 के बाद यहाँ कहीं 5 आ रहा है मान लो, तो इस इंटरवल को नंबर लाइन पे शो करने के लिए आप 2 पे एक ऐसा डॉट बना दो, डॉट टाइप बना दो, यहाँ भी एक डॉट बनाओ 5 के ऊपर, और 2 से 5 जा रहे हैं उसके ऊपर इसके लिए एक एरो ऐसे बना। क्या बता रहे हैं ये? 2 पे डॉट होने का मतलब 2 हो सकता है, एरो बनाने का मतलब 2 से 5 के बीच के सारे नंबर हो गए, 5 पे डॉट बनाने का मतलब 5 भी अलाउड है, 5 भी इंक्लूड है। ठीक है, लिखने का तरीका है, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, मीनिंग 2, 5 बोथ आर इंक्लूडेड एंड ऑल्सो बिटवीन नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना। सेकेंड इज ओपन इंटरवल। सेकेंड इंटरवल को ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसका जैसे अगर अपन बोले इफ x ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 5 है, यानी x की वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 5 है, और एक हम बोलते हैं x की वैल्यूज फ्रॉम 2 टू फ्रॉम 5 है। फ्रॉम 2 टू फ्रॉम 5 मतलब 2 भी है 5 भी है, दोनों है बीच के। बिटवीन 2 एंड 5 मतलब 2 और 5 के बीच के नंबर्स हैं। तो इसको हम मैथमेटिकल ऐसे डिनोट किया। इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखने का तरीका, x बिलोंग्स टू, ये स्मॉल ब्रैकेट, 2 लिखा, कॉमा 5 लिखा, और स्मॉल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब इक्वल है दोनों, इसको लगाने का मतलब 2 और 5 इंक्लूड नहीं है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर हम साथ में यहाँ पर ये बोले कि भाई x नेचुरल नंबर भी है, तो इसमें कौन कौन से नंबर आने चाहिए? तो क्या क्या है इसमें? 2 तो नहीं आया, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 तो नहीं आएगा, है ना। तो इसमें 3 और 4 दो ही लिस्ट आउट होंगे अगर नेचुरल नंबर की बात करें। इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ये दोनों इंटरवल्स में फर्क हुआ। और नंबर लाइन पे अगर बात करें तो 2 और 5 ये लिखा, वहां पर डॉट टाइप बनाया था, यहां पर सर्किल बनाएंगे, फॉलो, डॉट नहीं बनाएंगे, यहां पर सर्किल बनाएंगे, डॉट नहीं बनाएंगे, ओपन बनाएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे, जिससे ये मालूम पड़ेगा गैप रखने का मतलब कि 2 इंक्लूड नहीं है, 5 भी इंक्लूड नहीं है, और डार्क करने का मतलब क्लोज, उसको मतलब 2 और 5 बोथ इंक्लूडेड है, और बीच के नंबर हैं इसलिए हम यहाँ पर एक एरो। नंबर लाइन पे ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। क्लियर? क्या मतलब हुआ दोनों का? क्लियर? कोई डाउट इसमें दोनों में? चलो तो फिर एक दो और बचे, वो लिखते हैं, पहले ये दोनों लिख लो आप। लिखने का तरीका कैसे मैथ्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है।